students, how are you all? Hope you all are okay. So students, our today's topic is Indian economy on the eve of Indian independence. हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस से पहले, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे थी, क्योंकि पहले हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे थी। ओके, ये आज हमारा टॉपिक है, तो हम आज पूरे उसमें यही देखेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज colonial exploitation under the British rule. Colonial exploitation under British rule, मतलब colonial जो exploitation था वो ब्रिटिश रूल के अंदर कैसे कैसे था हम वो देखेंगे। तो टोटल कितने होते हैं? 3। फर्स्ट, colonial exploitation of agriculture sector. colonial exploitation किसका? फर्स्ट agriculture sector. Okay. Second is colonial exploitation of industrial sector. First is चीज का agriculture sector and second industrial sector and third colonial exploitation of international trade. जो international trade होते हैं, एक होते हैं नेशनल जो हमारे अपनी कंट्री तक होते हैं। ओके, इंटरनेशनल मतलब जो हमारे अपनी कंट्री से बाहर तक का भी होता है, उससे हम होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी अदर कंट्रीज में या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हम होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। टोटल दिस का एग्रीकल्चर, ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके स्टूडेंट, ओके सो स्टूडेंट्स, पहले हम देखा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में जिसका इनकम एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्रियल और थर्ड हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड का। ओके, सो अब हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, वो हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का था हम देखेंगे। एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। जो एग्रीकल्चर जो था वो एक्सप्लॉइट कैसे हुआ था? एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। ये किसके थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ गया था? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे जमींदार एक्चुअली में होते कौन थे। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सॉइल। जो मतलब जो होता है, मतलब जो खेत होते हैं जिसमें फार्मिंग वगैरह करी जाती है, तो जो जमींदार थे वो डिक्लेयर कर गए थे कि वो इस सॉइल के क्या है? ओनर्स। ओके, तो जो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट होता है जमींदारी सिस्टम के, अब जो जमींदार थे वो कौन होते थे? सॉइल के ओनर, ये डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो जमींदार थे इनको क्या करना पड़ता था? कुछ जो फिक्स अमाउंट थी वो किसको देनी पड़ती थी? गवर्नमेंट को। जो फिक्स अमाउंट थी वो उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। और जो ये टिलर्स होते हैं जो फार्मर्स, जो मतलब जो जैसे कोई खेत है उसमें जो फार्मिंग कर रहे हैं वो होते हैं फार्मर्स। ओके, तो उनसे क्या करते थे? जो जमींदार होते थे उनसे क्या करते थे? जितना मतलब उनको लेना होता था वो उतनी अमाउंट उनसे लेते थे। किससे? टिलर्स से। टिलर्स मीन्स जो फार्मर्स होते, जो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब जो ये जमींदार से कुछ फिक्स अमाउंट तो इन्हें देनी पड़ती थी किसको? फिक्स अमाउंट देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को। फिक्स अमाउंट इन्हें गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी और जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उनको नीड होती है कि मतलब हमने इतना ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वो किससे देते? टिलर्स से। किससे देते? टिलर्स। और टिलर्स कौन होते हैं? टिलर्स होते हैं फार्मर्स। फार्मर्स जो फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट द टिलर्स ऑफ द सॉइल गॉट
bare minimum for survival. अब जो टेलर्स होते थे उनमें कितना बचेगा, उनका इतना प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि उस समय क्या थे, हम लोग इसके अंडर थे ब्रिटिशर्स के, और जो ब्रिटिशर्स के भाई हमको करना पड़ता था। ओके, तो इसमें क्या था, जो सॉइल में जिसमें मतलब फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स, उनको क्या करना पड़ता था, काफी मतलब आधा तो उनको देना पड़ जाता था जमींदार को। तो जमींदार का इसमें प्रॉफिट है, बट जो इसमें जो टेलर्स थे उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता था। अब जो टेलर्स थे वो क्या है, उनका इतना प्रॉफिट नहीं होता था, बट जो जमींदार थे वो तो ले लेते थे किससे, टेलर से। द जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये क्या करते थे, बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, क्योंकि इनको काफी अमाउंट मिल जाती थी। ओके, अब जो ये जमींदार है ये कभी स्पेंड भी नहीं करते थे किसमें, जैसे कि मतलब कि अच्छे हो जाए, सॉइल अच्छे से हो जाए, बट नहीं, ये किसी चीज में स्पेंड नहीं करते थे, ये अपने में ही करते थे, अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे। ओके, बट जो टेलर्स थे वो इतना, उनका प्रॉफिट नहीं था, वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते थे, और ना ही वो स्पेंड कर पाते थे अपनी मनी किसी भी चीज। ओके स्टूडेंट, तो ये था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, so first था colonial exploitation of agriculture sector, and now second is colonial exploitation of industrial sector. तो अब हम पहले में देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। अब हम देखेंगे colonial exploitation of industrial sector, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ओके, prior to the British rule, industrial sector in India was well known for its handicrafts. Means ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इंडिया में बहुत वेल नोन था, माना हुआ था, किस चीज के, फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ की बनी हुई जो चीजें होती है। ओके, तो ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया में वो काफी माना हुआ था किस चीज में, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ओके, अब क्या था कि वो काफी मतलब पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छा इनका बिजनेस चलता था, एक्सपोर्ट करते थे अपने सामान को, मतलब कुछ चीजें अगर बाहर से चाहिए होते थे इंपोर्ट भी कर लेते थे। ठीक है, अपने इंडिया में तो था ही, बट आउट ऑफ कंट्री भी था, अदर कंट्रीज में भी इनका अच्छा चलता था। ओके, बट अब क्या हुआ, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ, ये सब बातें किससे, कब की थी, ब्रिटिश रूल से पहले की। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सब चीजें क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, सब चीजें क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। हाउ, बाय द हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। अब वो क्या करते थे, जो भी हाथ की बनी हुई चीजें होती थी वो एक्सपोर्ट करते थे, अपने इंडिया में भी करते थे, मतलब अपने इंडिया में भी चलता था, उनका बाहर भी चलता था। अब इन्होंने क्या करा, जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो चार्जेस, जो ये एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट में जो भी चार्जेस होते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिए। अब इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे क्या हुआ, जो ये मतलब जो ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जिसके लिए इतने पॉपुलर थे, ये सब चीजें क्या हो गई, बंद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, ये सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दिया बाय द हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, तो ये था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था, ये सब किस कारण था, जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ये सब चीजें हुए। ओके, सो नाउ थर्ड इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहले कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, नेक्स्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, आप देखिए कैसे कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड का।
पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, नेक्स्ट हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा और अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आपको बताया था, जब अपनी कंट्री से बाहर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर सम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू, जो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हुआ हम वो देखेंगे। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। आप क्या होना, किसके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के, तो जैसे वो कहते थे वैसे करना पड़ता था। ओके, तो अब उन्होंने क्या करा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। अब उन्होंने क्या करा, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं उन्होंने उसको पूरा फ्री कर दिया, कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कोई चार्जेस नहीं लगते थे। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इजीली क्या हो जाता था, एक्सपोर्ट कर सकते थे, मतलब बाहर कंट्री में। ओके, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल जो नीड्स थी उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया से रॉ मटेरियल क्या करा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, कहाँ, ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट of British goods to expand demand for the British goods in the Indian market। अब देखा ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के कोई चार्जेस जो रहते थे वो कुछ भी नहीं था, इजीली सुनोगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। पहले क्या करा इन्होंने, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा, किसको, ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट अब उन्होंने करा इंपोर्ट, यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा, अब ब्रिटेन से यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ले रहे हैं फिनिश्ड गुड। ठीक है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन के जो फिनिश्ड होते हैं उनसे लिए इन्होंने, अब क्या करा, टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द, ताकि उन्होंने इंपोर्ट करा, क्यों किया, ताकि इसकी डिमांड एक्सपेंड हो, कहाँ, इंडियन मार्केट में, किस चीज की, जो ब्रिटिशर्स गुड्स थे। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। अब क्या हुआ कि इंडिया क्या बन गया, इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड का फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। अब क्या बन गया, इंडिया क्या बन चुका था, इंडिया बन चुका था कि इंपोर्ट करते था वो किस, क्या, फिनिश्ड गुड, किसके, ब्रिटेन से, ब्रिटिशर्स के गुड थे, ठीक है, और एक्सपोर्ट करता था वो रॉ मटेरियल किसको, ब्रिटेन। तो ऐसे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लॉइट हुआ, जो चार्जेस थे वो कुछ नहीं लगे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भिजवाया और वहां से फिनिश्ड गुड हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, वो सॉरी इंडिया मार्केट में सेल करने लगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, ये हम देखेंगे। फर्स्ट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेकेंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, ओके, फोर्थ इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, एंड फिफ्थ इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ये क्या है हमारे फीचर्स, क्या है हमारे फीचर्स कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे थी, कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो फर्स्ट स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेकंड बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, फोर्थ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, एंड फिफ्थ इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ओके, वैसे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हैवी डिपेंडेंस वगैरह ये हमने वैसे उसमें पहले ही पढ़ा थोड़ा बहुत, बट अब हम फीचर्स कर रहे हैं तो हम इनको एक बार फिर से ढंग से देखें। नाउ हियर वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। So first is stagnant economy. First is stagnant economy. On the eve of independence, Indian economy was a completely stagnant economy. Okay, on the eve of independence,
इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली क्या थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। ओके, a stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. अब जो stagnant economy है वो क्या है? A stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. ये क्या शो करता है? या तो little थोड़ी बहुत या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं इनकम में, ये होती है stagnant economies. Next, on account of this, bulk of Indian population lived in poverty. अब इस कारण क्या हुआ कि जो bulk of Indian population lived in poverty. ओके, bulk में क्या जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन वो कैसे रहती, पोवर्टी, गरीबी से। ओके, जब इनकम में कोई ग्रोथ ही नहीं होगा तो ऐसे ही रहेंगे, यही होगा। तो ये भी हमारे मतलब इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, सो नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो क्या थी, बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी इज वन इन व्हिच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। बैकवर्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है, वेरी लो। तो वो होती है हमारे बैकवर्ड इकोनॉमी। तो ये सब कब था, इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। नियरली 72% of the country's working population was engaged in agriculture. Nearly कितना, 72%, nearly 72% हमारे कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किसमें इंगेज थी, वो इंगेज थी एग्रीकल्चर में। किसमें थी, एग्रीकल्चर में। ओके, nearly 72%. Its contribution to GDP was only 50%. GDP जिसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के लिए वो सिर्फ कितना था, 50%। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली, जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, एक्सट्रीमली लो थी। ओके, तो सेकंड था बैकवर्ड इकोनॉमी और थर्ड है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। ओके, सो फोर्थ पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इज द फोर्थ पिक्चर ऑफ Indian economy on the eve of independence. Okay, so production of machine was almost negligible. जो production थी machines की वो क्या थी, almost negligible थी, और जो small scale and cottage industry वो almost prohibited थी नहीं वो। क्यों? Only because of Britishers के कारण जो ये small scale या फिर जो कोई cottage industry थी वो थी नहीं। The next is heavy dependence on imports. आपका ऑब्वियसली द कंट्री हैव टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। अब कंट्री को क्या हो गया, डिपेंड हो गए थे वो इंपोर्ट में फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट। अब वो क्या करते थे, वो डिपेंड हो गए थे इंपोर्ट में फॉर मशीन, या फिर किसी कोई भी मशीनरी हो या फिर कोई अदर इक्विपमेंट हो, तो वो किस पे डिपेंड थे, इंपोर्ट में। ओके, तो आर टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आज हमने दो चीज करी थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इसमें तीन चीज थी, एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था और इंटरनेशनल ट्रेड था। नेक्स्ट हमने सेकंड टॉपिक किया था फीचर्स, इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स इसके इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये यहीं पर एंड होता है। जो आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, सो बाय बाय एंड टेक